हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना जो चैप्टर चल रहा था 14 नंबर चैप्टर, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पादपों में श्वसन। पादपों में श्वसन। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था श्वसन प्रक्रिया को स्टार्ट किया था, और मैंने बताया था कि चाहे जीव श्वसन करते हैं, ऑक्सी श्वसन करे या अनोक्सी श्वसन करे, उनमें जो सबसे पहला चक्र होता है उस चक्र को क्या बोला जाता है? उसे ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। वो प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, और ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक ग्लूकोज अणु का अपघटन करके दो पायरुविक अम्ल के अणु बनाए जाते हैं। अब पायरुविक अम्ल अणु का आगे फ्यूचर में क्या होगा कि अगर वो जीव अनोक्सी श्वसन करने वाला है तो पायरुविक अम्ल का क्या होगा? किण्वन होगा। उससे या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या एल्कोहल बनेगा। और यदि जीव ऑक्सी श्वसन करने वाला है तो वो पायरुविक अम्ल कोशिका द्रव्य से निकल कर कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चला जाता है, और उसमें आगे का जो चक्र होता है उसे क्या बोला जाता है? क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल बोला जाता है। क्रेब्स चक्र। देखिए, जो क्रेब्स चक्र है इसकी खोज की गई थी हेंस और क्रेब नामक वैज्ञानिकों के द्वारा, इसलिए इसे क्रेब्स चक्र या टीसीए साइकिल या इसे सिट्रिक अम्ल चक्र भी बोला जाता है। तो खोज किसके द्वारा की गई? हेंस क्रेब के द्वारा। इसके अन्य नाम क्या है? क्या है? अन्य नाम है इसके टीसीए चक्र यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, ट्राई कार्बोक्सिलिकर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडिक चक्र। ठीक है, या इसे बोला जाता है सिट्रिक अम्ल चक्र। सिट्रिक अम्ल चक्र, ठीक है, या इसे केल्विन क्रेब्स चक्र भी बोला जाता है। सॉरी, ये तो हमने लिख ही दिया क्रेब्स चक्र। तो ये इसके अन्य नाम है टीसीए चक्र, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, या इसे बोला जाता है सिट्रिक अम्ल चक्र। ये कहां पर पूर्ण होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होता है। यह चक्र माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होता है, और इस चक्र में क्या किया जाता है? ग्लूकोज का अपघटन करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस चक्र के दौरान, इस चक्र में पायरुविक अम्ल का, यानी जो ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज से क्या बन गया? पायरुविक अम्ल। तो फिर इस पायरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में तोड़कर उससे क्या निकाली जाएगी? ऊर्जा। इस चक्र में पायरुविक अम्ल का अपघटन करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ठीक है। और यदि आपको पायरुविक अम्ल के अणु को पूरा तोड़ना है, पूरी ऊर्जा निकालनी है, तो क्रेब्स चक्र है वो 2 बार चलती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, पायरुविक अम्ल का पूर्ण अपघटन हेतु क्रेब्स चक्र 2 बार चलता है, ठीक है।
नोट कर लीजिए। तो ये हमने क्रेब्स चक्र के कुछ पॉइंट देखे। अब हम देखते हैं ये साइकिल किस प्रकार चलती है। देखिए स्टूडेंट, जो क्रेब्स चक्र चलता है इसके अंदर सबसे पहले जो ग्राही होता है लेने वाला एसिटाइल, प्रथम ग्राही कौन, क्रियाधर कौन होता है, एसिटाइल कोए। यानी मैंने आपको बताया था कि जो लिंक रिएक्शन होती है, लिंक अभिक्रिया होती है, वो क्या करती है, पायरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ले जाने का काम करती है। तो लिंक अभिक्रिया के अंदर जो पायरुविक अम्ल है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, एसिटिल कोए के अंदर। यानी पायरुविक अम्ल किस में बदल जाता है, एसिटिल कोए के अंदर। किस समय, लिंक अभिक्रिया के अंदर। और जैसे ही क्रेब्स चक्र में प्रवेश करेगा तो कौन सा भाग प्रवेश करेगा, एसिटिल कोए प्रवेश करेगा। और ये 2 कार्बनों से मिलकर बना होता है। इस एसिटिल कोए को माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ग्रहण करने वाला जो प्रथम ग्राही होता है वो 4 कार्बनों से मिलकर बना होता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है ये, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है जो 4 कार्बनों से मिलकर बना होता है, जो इस एसिटाइल कोए को ग्रहण करने का काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रेब्स चक्र के अंदर क्रियाधर कौन होता है, जिसका अपघटन करना है, एसिटिल कोए। और इसको ग्रहण करने वाला प्रथम ग्राही कौन होता है, OAA यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और वो कितने कार्बन अणु युक्त होता है, तो वो 4 कार्बन युक्त अणु होता है। इसको नोट कीजिए। फिर हम साइकिल देखते हैं।
अब देखिए हम देखते हैं क्रेब्स चक्र है वो किस प्रकार चलता है। तो देखिए स्टूडेंट, जो क्रेब्स चक्र चलेगा उसके अंदर सबसे पहले क्या प्रवेश करेगा, क्रियाधर प्रवेश करेगा, कौन, एसिटिल कोए। और इसका ग्राही कौन होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बनों युक्त होगा। ये दोनों मिलकर साथ में कौन सा एंजाइम काम में लेंगे, सिट्रेट सिंथेटेज। इन तीनों के मिलने से आगे उत्पाद क्या बनेगा, सिट्रिक अम्ल बनता है। ये सिट्रिक अम्ल आगे अभिक्रिया करके एक 5 कार्बन युक्त पदार्थ का निर्माण करता है जिसे एल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, एल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल, एल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। और क्रेब्स चक्र के अंदर ये एक ही पदार्थ ऐसा होता है जो 5 कार्बन युक्त होता है। एल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल आगे बनेगा सक्सिनिक अम्ल के अंदर चेंज हो जाएगा, सक्सिनिक अम्ल बनाएगा मेलिक अम्ल, और मेलिक अम्ल से वापस क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्यों बना, क्योंकि अगर हमने वापस रीजनरेशन नहीं किया इसका तो वापस आगे क्रियाधर को ग्रहण करने के लिए कोई पदार्थ ही नहीं बचेगा। तो अभिक्रिया की निरंतरता बनाए रखने के लिए हमें इसी के अंदर वापस किसका निर्माण करना पड़ता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करना पड़ता है। और इस प्रकार क्रेब्स चक्र चलता है। और एक अणु के पूर्ण अपघटन के लिए, एक ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन के लिए क्रेब्स चक्र कितनी बार चलती है, 2 बार चलती है, नोट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं हम। यानी जो क्रेब्स चक्र में 5 कार्बन वाला कितने अणु बनते हैं, एक ही बनते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, एल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल बोला जाता है। एक अणु ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि कितने क्रेब्स चक्र की आवश्यकता होती है। तो एक अणु ग्लूकोज का अगर अपघटन करना है तो क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल है वो 2 बार चलती है। और जब पूरी क्रेब्स चक्र चल जाती है तो हमें इसमें क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं, 18 अणु NADPH2 के बनते हैं और 4 अणु है वो FADH2 के बनते हैं। अब देखिए क्रेब्स चक्र का ये जो क्या है उपयोग हो गया, यानी क्रेब्स चक्र हमारा मुख्य मकसद क्या था, ऊर्जा प्राप्त करना है। क्या अभी ऊर्जा प्राप्त हो गई है, नहीं हुई है। कार्बनिक यौगिक का अपघटन हो रहा है लेकिन ऊर्जा प्राप्त नहीं हुई है। क्रेब्स चक्र पूरा हो गया, ऊर्जा प्राप्त नहीं हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और चक्र चलाना पड़ेगा और इन यौगिकों का अपघटन करके हमें ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। तो इन यौगिकों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा निकालने वाला जो अगला चक्र है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो उसको देखते हैं, पहले ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। या इसे शॉर्ट में ईटीएस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो प्रक्रिया होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर संपन्न। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक ग्राही से दूसरे ग्राही के पास जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गति करते हुए इलेक्ट्रॉन को आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्रहण किया जाता है। यानी इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में गति करता रहता है और गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो एक ग्राही से दूसरे ग्राही के पास जाता रहता है और इस जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसको आणविक ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये आणविक ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को भी ग्रहण कर लेती है और मैट्रिक्स से प्रोटॉन को भी क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, जिसके कारण ये मिलकर किसका, जल का निर्माण करती है। हम देखते हैं ना श्वसन प्रक्रिया के पश्चात जो उत्पाद होंगे उनमें एटीपी और जल दोनों होंगे, तो एटीपी का भी आगे निर्माण होगा जब प्रोटॉन प्रवणता टूटेगी तो, और जल का निर्माण कौन कर रही है, आणविक ऑक्सीजन कर रही है। कैसे कर रही है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है और प्रोटॉन को भी ये ग्रहण करके किसका निर्माण करेगी, जल के अणु का निर्माण करेगी। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके, देखो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया के झिल्ली के आर पार क्या बन जाती है, एक प्रोटॉन प्रवणता बन जाती है। यानी जो आणविक ऑक्सीजन है वो कंटिन्यू प्रोटॉन को ग्रहण करती रहती है, तो एक तरफ प्रोटॉन कम हो जाते हैं और एक तरफ प्रोटॉन अधिक हो जाते हैं। तो जो ये प्रोटोनों में अंतर होता है, ये प्रोटोनों का अंतर क्या कहलाता है, प्रोटॉन प्रवणता। और जब प्रोटॉन प्रवणता टूटती है तो ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। यानी प्रोटॉन प्रवणता टूटने पर एटीपीएज एंजाइम क्या होता है, सक्रिय हो जाता है और एटीपी का निर्माण करता है। NADPH2 अणु के विघटन से एटीपी के 3 अणु बनते हैं और FADH2 अणु के विघटन से एटीपी के 2 अणु प्राप्त होते हैं। और हमने क्या बोला था, हम इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम क्यों करवा रहे हैं, जो एटीपी और NADPH2 और FADH2 अणु थे उनका ऑक्सीकरण करके हमारा मकसद क्या है, ऊर्जा प्राप्त करना। तो देखिए इन दोनों का विघटन हो गया जिसमें NADPH2 अणु के विघटन से 3 अणु ऊर्जा प्राप्त हुई, जबकि FADH2 के कारण 2 अणु ऊर्जा प्राप्त हुई। यानी ज्यादा ऊर्जा कौन दे रहा है, NADPH2 दे रहा है। और प्रोटॉन प्रवणता कैसे बनी, जो आणविक ऑक्सीजन थी उसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया, प्रोटॉनों को ग्रहण कर लिया और उसने जल का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो ये सब चरण सम्मिलित है, इसमें नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को।
तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम के द्वारा FADS2 और NADPH2 अणु का क्या हुआ, विघटन हुआ, ATP प्राप्त हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आगे देखिए सबसे आपके सिलेबस में लिखा हुआ है श्वसन गुणांक। क्या होता है श्वसन गुणांक? श्वसन प्रक्रिया के दौरान जितनी मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड और जितनी ऑक्सीजन उपयोग में ली जाती है, उन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, श्वसन गुणांक कहलाता है। और इसे RQ से लिखते हैं शॉर्ट में। तो श्वसन गुणांक बराबर क्या होगा, मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बटे उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन की मात्रा, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, श्वसन गुणांक कहलाता है। तो परिभाषा और फॉर्मूला नोट कर लीजिए श्वसन गुणांक का। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो श्वसन गुणांक है इसमें क्रियाधर क्या है श्वसन गुणांक में, कि जिन भोजन पदार्थों का ऑक्सीकरण करके हम ऊर्जा निकालते हैं उनको हम श्वसनीय क्रियाधर बोलते हैं। और आपको पता है मुख्यतः श्वसनीय क्रियाधर यानी भोजन के रूप में ऊर्जा लेने के लिए हम किन किन पोषक पदार्थों का उपयोग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो उन तीनों को हम क्या बोलते हैं, श्वसनीय क्रियाधर बोलते हैं। और सबसे ज्यादा ऊर्जा मतलब श्वसनीय गुणांक निकलता है कार्बोहाइड्रेट का, यानी कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के दौरान जितनी ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो उत्सर्जित होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का श्वसनीय गुणांक है वो 1 होता है, जबकि प्रोटीन और वसा का श्वसनीय गुणांक है वो 1 से कम होता है। तो देखिए इसमें पॉइंट, वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है क्या कहलाते हैं, श्वसनीय क्रियाधर कहलाते हैं। श्वसनीय क्रियाधर के रूप में कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का श्वसनीय गुणांक 1 होता है, अर्थात जितनी ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए किया जाता है, श्वसन के पश्चात उतनी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मुक्त हो जाती है। प्रोटीन तथा वसा का श्वसनीय गुणांक है वो 1 से कम होता है, लगभग 0.9 0.8 है वो इनका श्वसनीय गुणांक पाया जाता है। तो इस प्रकार ये श्वसनीय गुणांक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपके श्वसन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है इसको करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक ही थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।